Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हमने शुरू की थी एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 12 की किताब और मैं आपको थीम्स इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत थीमेटिक वे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारत के इतिहास के अंदर बदलाव कैसे आए। तो हमने क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा था और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के तहत द पीरियड फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए कि जब हमने रिविजन कर रहे हैं एज ऑलवेज, तो हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। एंड व्हेन वी फाइंड द क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द एंशिएंट इंडिया, सर वी कम टू नो अबाउट द स्टोन एज, जो सबसे पहला टॉपिक है। पर स्टोन एज के अंदर तो हम लोग ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, 2600 BC के आसपास से इसका उद्भव हमको देखने को मिलता है। उसके बाद वैदिक पीरियड की शुरुआत हो जाएगी, जिसे हम लोग वैदिक एज के रूप में पहचानते हैं, जो 1500 से लेके करीबन 600 BC तक चलता है। एंड उसी के बाद से 600 BC ऑनवर्ड से हमको क्या देखने को मिल रहा है, भारत के अंदर महाजनपद का निर्माण होने की शुरुआत हुई। यही जो महाजनपद का डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के बाद से हमको पता चलता है कि मौर्यस पावर के ऊपर आए। मौर्यस इनफैक्ट 325 BC के आसपास पावर के ऊपर आते हैं और करीबन 200 BC तक आते आते वी फाइंड कि भारत का इतिहास बदल जाएगा और पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे सर, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि 0 के बाद उसके बाद 300 तक आते आते गुप्ता आए एंड वी सी बाय द 600 तक आते आते गुप्ता का भी डिक्लाइन हो जाएगा। तो हम जो इतिहास अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फीचर्स क्या डेवलप हुए। हमने पिछले क्लास के अंदर सोसाइटल डेवलपमेंट बताया था। आई हैड डिस्कस्ड एक्चुअली अबाउट हाउ द सोसाइटी इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड इन दिस पोस्ट मौर्यन पीरियड। जनरली महाजनपद के बाद का पीरियड का हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर हमने लैंड बेस्ड इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म के बारे में कल की क्लास के अंदर चर्चा की थी कि भारत के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ और बेसिकली जो लैंड इकोनॉमी है उसका फाउंडेशन कैसे रखा जाता है। खैर, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास के अंदर। इन टुडे सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक्स ओनली। इनफैक्ट ये जो लैंड बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आगे समझाते हुए हम लोग देखेंगे कि अब फर्दर इवोल्यूशन क्या हो रहा है और भारत में अर्बनाइजेशन कैसे होगा सर, ठीक है। अब देखिएगा कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सर। और हम लोग जब एंशिएंट इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन की देखती है तो पहली अर्बनाइजेशन तो यहाँ पे होगी जो है इंडस सिविलाइजेशन के अंदर। उसके बाद ये जो वैदिक पीरियड है उसमें पेस्टोरल इकोनॉमी थी, उसमें अर्बनाइजेशन नहीं थे सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वैदिक पीरियड। नॉर्मल केस के अंदर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है और कह रही है कि भाई नहीं, उतने कोई ज़्यादा अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। अगेन महाजनपद तक आते आते ये जो 16 राज्य बने थे, 16 सिटी स्टेट्स बनने की शुरुआत हो रही थी सर, इसी को ही अर्बनाइजेशन के रूप में पहचानेंगे। और हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन के अंतर्गत भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स भी कैसे डेवलप हो रहा है सर, ठीक है ना। सो लेट्स सी द पीरियड फ्रॉम 600 BC टू 600 CE एंड ये जो पूरा 1200 साल का इतिहास है उसके तहत ट्रेड एंड कॉमर्स का निर्माण कैसे हुआ, अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है भारत में, फिर से सेकंड अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग कैसे गए, उन सब पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, एज ऑलवेज मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा रिगार्डिंग द अनअकैडमी प्लस। आपको पता होगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर मैं आपको एनसीईआरटी यहाँ करवा रहा हूँ, आई विल ऑल्सो बी टेकिंग क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लस। प्लस के ऊपर मेरे बहुत सारे बैचेस चलते हैं। यही बैच में से मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच 14 जुलाई से हमने शुरू किया है। 8 to 10 AM डेली 5 to 6 डेज अ वीक हमारा चलता है, मतलब सैटरडे तक हमारा सेशंस रहते हैं। डेली 2 आवर्स हम लोग डिस्कस करें। पेपर 1 अभी लॉन्च किया है, पेपर 2 विल बी लॉन्च वेरी सून और वहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर करेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 5 मंथ्स, है ना। तो 5-6 महीने के बीच के अंदर हम लोग ये हिस्ट्री ऑप्शनल को कवर करने की टारगेट कर रहे हैं। इसके तहत आपको आंसर राइटिंग से लेकर प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आज ही ले लीजिए। हिस्ट्री ऑप्शनल और बहुत ही फेचिंग, मैं कहूँगा कि 300 मार्क्स तक हम लोग गेन कर सकते हैं, इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको करवाऊंगा सर, है ना। तो पूरे फाउंडेशन से हम लोग जाएंगे। हिस्ट्री का फायदा ये होगा कि आपको जीएस में भी हेल्पफुल होगा। बाकी जितने भी हमारे जनरल स्टडीज के विद्यार्थी वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई हैव लॉन्च्ड अ बैच ऑन दी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स बैच है सर। 21 जुलाई से वी हैव स्टार्टेड, 2 दिन पहले से डेली 3 to 5 PM है और इसमें हम लोग पूरा मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे हैं। तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो मैं कहूँगा कि आज ले लीजिए या 1-2 दिन में ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत ही डिस्काउंट मिल रहा है। 1 अगस्त के बाद फीस बढ़ने वाली है। तो एज ऑफ नाउ करीबन 2.3 लाख का सब्सक्रिप्शन आपको 57,000 में मिल रहा है। 57 भी नहीं, मैं कहूँगा 49,000 के आसपास मिल रहा है सर, ठीक है ना। इफ यू यूज द डिस्काउंट कोड PN लाइव, तो आज की तारीख में आपको इतनी सारी सब्सक्रिप्शन के अंदर पैकेज मिल रहा है। मतलब यू आर गेटिंग प्रीलिम्स, you are getting mains, you are getting optional, you are getting test series, prelims test series, mains test series, optional test series, you are getting books, you are getting each and everything। आपको हर एक चीज इसके अंदर से कवर कर दी जाएगी अगर आप आज की तारीख में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। आज की तारीख में आपको सब्सक्रिप्शन का फायदा
फायदा यही होगा कि अगर आप 2 साल उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यूपीए अनअकैडमी आपको प्रॉमिस देता है, आपको अश्योरेंस देता है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं करने के ऊपर, एग्जाम ना क्लियर करने के ऊपर आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसका फायदा उठा सकते हो। अभी 45% के आसपास आपको सब्सक्रिप्शन है। याद रखिएगा कि जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए, 25% मिल रहा है, 10% विद पीएन लाइव, प्लस आपको प्रीलिम्स की, मेंस की और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कवर कराई जा रही है। मतलब द कॉस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज इज क्वाइट ह्यूज। आपको पता है कि फिर अपियरिंग फॉर द टेस्ट सीरीज 15-20 हज़ार रुपए तो टेस्ट सीरीज में एक चले जाते हैं सर। यहाँ तो ये भी कवर किया जा रहा है। तो 49,000 के अंदर करीबन आप पकड़ने की कोशिश करोगे, 1 साल की पूरी आपको कवरेज मिल जाएगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माय फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि यू विल एक्चुअली इनफैक्ट है ना एंजॉय लर्निंग एंड यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। मैं आपको वहां तक की अश्योरेंस देता हूं। आप एक बार हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यू विल बी एंजॉइंग द सेशंस, है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आइकॉनिक ले सकते हो, जहां पे पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। मैं तो आपके साथ रहूंगा ही, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो। ऊपर से सब्सक्रिप्शन में वैलिडिटी भी आपको ज्यादा मिल रही है। आज सब्सक्रिप्शन लोगे 1 साल का तो आपको अगले साल की 2022 की मेंस तक की वैलिडिटी मिलेगी। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आज लोगे तो मेंस 2023 तक, मतलब अक्टूबर 2023 तक की। तो आप फीस 1 साल की पे कर रहे हो 49,000, वैलिडिटी आपको 1.5 साल के ऊपर की मिल रही है, ऑप्शनल मिल रहा है। तो भाई चाहिए क्या इससे ज्यादा सर, ठीक है ना। तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, बुक सेट अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और मेंटर चाहिए तो मैं तो रहूंगा ही, और डेडिकेटेड मेंटर चाहिए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो भोले भटके लोग हैं सर, ठीक है ना, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन यूज दिस कोड PN Live एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फीस। डेडिकेटेड ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो भी जुड़ सकते हो। खाली ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप 1 साल का ऑप्शन का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि मैं 6-7 महीने 8 महीने तक होता है। मैपिंग के लिए अलग से सेशन होंगे, आंसर राइटिंग के लिए कुछ सेशन हो जाएंगे आगे पीछे। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, 25,000 के आसपास है आपकी फीस। बट मैं कहूंगा जीएस ऑप्शनल दोनों साथ में करिए। बाकी अगर आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कॉम्बैट में अपीयर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी टेस्ट होगी, यहाँ पे लाइव टेस्ट होगी, रैंक अच्छा आएगा तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप दे देगा, है ना। तो 4 करोड़ रुपीस की टोटल स्कॉलरशिप है ये। एंड दिस इज हाउ अनअकैडमी इज हेल्पिंग यू फुलफिल योर ड्रीम वाया आवर प्लेटफॉर्म, है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेट करता हूँ, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी मेरे द्वारा सेट किए हुए मिलेंगे, है ना। तो ये फ्री की टेस्ट सीरीज है, एवरी संडे 11 बजे, एवरी संडे 11 AM। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी हमारे बैचेस चलती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, 28 जुलाई से शुरू हो रही है, 21 जुलाई से शुरू हो गई है। और फ्री की टेस्ट सीरीज और भी अवेलेबल है, पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, राइज है, वर्ल्ड अफेयर्स है, कोई भी अटेंड करिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हेल्पफुल होगी और आपकी प्रिपरेशन को फायदा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज के सेशन के ऊपर। हम लोग ने अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी सी द होल हिस्ट्री, जब हम लोग इतिहास को देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि अर्बनाइजेशन होने की शुरुआत होती है 600 BC में। तो हमारा जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको यहाँ बोला गया है किंग्स, उसके बाद बोला गया है फार्मर्स एंड अर्ली टाउन्स, मतलब बेसिकली जो टाउन्स का निर्माण हो रहा है सर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि 600 BC से 600 CE के बीच में भारत में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हमको मिलेगी सर, ठीक है ना। तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि 600 BC ऑनवर्ड से भारतीय जो इकोनॉमी है उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है। और जनरली ये जो महाजनपद का जो पीरियड है और उसके बाद मौर्यस का पीरियड आया, तब तक आते आते इनफैक्ट अर्बनाइजेशन का फाउंडेशन कैसे रखा जाएगा सर, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन टुडे। हम लोग ये सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग, और ये सेशन के तहत देखने की कोशिश करेंगे कि इलॉबरेट या बेसिकली जो फर्दर डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो पाता है सर, ठीक है ना। सो मोस्ट वेलकम है आप लोग को। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन टुडे। हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे थे, अर्बनाइजेशन के पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा था, और इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हाउ द फर्दर अर्बनाइजेशन विल टेक प्लेस सर, है ना। तो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री को देखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप मेजर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एंड इनफैक्ट जब हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ 600 BC के ऊपर ही लेके चला जाता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड एज वेल। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग स्लाइड्स को लोड कर देते हैं। कहाँ गई स्लाइड, ये रही सर, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो कहानी क्या चलती है आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी गोज, है ना। द स्टोरी गोज इन सच अ वे दैट समवेयर इन द 6th century BC India was going through a huge development when we see the period of महाजनपदा। तो हमने महाजनपद को पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द स्टोरी ऑफ महाजनपदास। तो ये जो 16 महाजनपद बने हैं, यहाँ से ही आपकी अर्बनाइजेशन की शुरुआत है सर, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन 2 प्रकार से हुई। एक पहला अर्बनाइजेशन हुआ जो हड़प्पन पीरियड में हुआ था। आप पिछले क्लासेस को याद करो तो मैंने आपको मोहनजोदड़ो एज एन अर्बन सेंटर के बारे में बताया था, और मोहनजोदड़ो के अर्बनाइजेशन की खासियत क्या थी आप याद करिएगा। तो हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि मोहनजोदड़ो एक अर्बन सेंटर के रूप में डेवलप हुआ
उसके पीछे हड़प्पन की ट्रेड एंड कॉमर्स और हड़प्पन की जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो रही थी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हमको मिलेगा सर, ठीक है ना। तो उसी के ही बेसिस के ऊपर सिमिलर टू दैट ओनली वी कम टू नो अबाउट द अर्बनाइजेशन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर सर, ठीक है। ये आपके जितने भी 16 महाजनपद थे, ऑल द 16 महाजनपद दैट वर एग्जिस्टिंग इन इंडिया, ये 16 के 16 महाजनपद इवेंचुअली आपको अर्बनाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे सर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया सर, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया तो हम दो प्रकार से कंपेयर करेंगे सर, ठीक है। एक तो होगा फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर होता है सर, ठीक है। जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हुआ उसका सबसे बड़ा रोल क्या था, तो हमने पिछले क्लास के अंदर देख लिया है कि इनके यहाँ पे टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, याद आया कि नहीं है सर। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है ये काफ़ी बहुत बड़ा था। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत वी सी दैट आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट बहुत हो रहा था। वी हैव ऑल्सो सीन कि इनके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी अच्छी तरह से चलता है। और अर्बनाइजेशन के तहत हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे जो प्लानिंग है उसके अंदर ग्रिड प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से है। इनके यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से था, याद आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है ना। इनफैक्ट हमने देखा था कि किस तरह से ड्रेनेज लाइंस को इन्होंने ले किया था। तो मल्टीपल पॉइंट्स आर देयर। इनफैक्ट हमने हाउसिंग पैटर्न के बारे में भी पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था सर, ठीक है। ये अर्बनाइजेशन कैसे हुआ था तो उसके तहत अलग अलग थियरीज चलती है। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पीरियड आगे गया और उसके बाद जब फर्दर डेवलपमेंट होते हैं वैदिक एज में, तो वैदिक एज में तो वी डू नॉट सी मच ऑफ द अर्बनाइजेशन प्रोसेस सर, ठीक है। वैदिक एज के बाद जब महाजनपद का निर्माण हुआ, व्हेन द महाजनपदास वर एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड, उस समय पे वी कम टू नो अबाउट द सेकंड अर्बनाइजेशन। अब देखिए सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है सर, ठीक है ना। सेकंड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके पीछे का कारण है कि भारत के अंदर उस समय के दौरान पॉलिटिकल फॉर्मेशन होने की शुरुआत हो रही थी। और पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के साथ साथ हमको ये भी मिल रहा है कि आयरन का मिलना शुरू हो गया था। पिछले क्लास को याद करिए तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे महाजनपद है जो लोहे के ऊपर से डेवलप होते हैं। मतलब जैसे मगध करके महाजनपद था, उसका फाउंडेशन कैसे हुआ था, लोहे के ऊपर हुआ था सर, ठीक है ना, आयरन के ऊपर हुआ था सर, ठीक है। वीसी के आयरन टूल्स का दो प्रकार से उपयोग हुआ, एक तो एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे वेपन्स के ऊपर से हो रहा है सर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो इससे भी ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया। सो वी फाइंड मोर एंड मोर ट्रेड एंड कॉमर्स गेटिंग इनटू द पिक्चर। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर के लेवल के ऊपर बढ़ता है तो इट क्रिएटेड एन फाउंडेशन फॉर द इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो वन मोर टाइम जब इकोनॉमिक एक्सपांशन हुआ, आपके यहाँ पे व्यापार बढ़ता है, तो ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन की तरफ आपकी समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था भी चली जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको पता चल रहा है कि जो अर्बनाइजेशन का फाउंडेशन बन रहा है वो अर्बनाइजेशन का फाउंडेशन यहाँ पे आपको इसी तरह से मिलता रहेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि अर्बनाइजेशन कैसे हुआ और अर्बनाइजेशन के तहत किन किन प्रकार की घटनाएं होती रहती है सर, ठीक है ना। अब देखिए कि भारत में कितने अर्बनाइजेशन के सेंटर्स थे, तो हमने महाजनपद के अंदर देखे थे ना सर, वो सब के सब आपके सिटीज हुआ करते थे सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि देयर आर मेनी प्लेसेस, उस टाइम पे हमको बहुत सारे प्लेसेस दिखते हैं जो अर्बनाइज्ड वे के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो कहानी क्या चलती है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूंगा। द स्टोरी गोज इन सच अ वे दैट कि देर आर मल्टीपल प्लेसेस दैट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ द अर्ली सिटीज, ठीक है ना। अब आप याद करिए पिछले क्लास को, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द प्रीवियस क्लास एंड प्लीज सी दिस इनफैक्ट, है ना, मैप, है ना। तो हमको क्या पता चल रहा है कि समवेयर इन द मौर्यन पीरियड एंड समवेयर इन द प्री मौर्यन पीरियड सर, ठीक है। तो 3 फेज के अंदर अर्बनाइजेशन दिखेगा। 3 फेज के अंतर्गत अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तो महाजनपद में मिला, महाजनपद के समय पे हमको कहाँ कहाँ मिला था, तो वी हैड डिस्कस ना महाजनपद। जस्ट अ सेकंड, आपको मैप के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। और ये मैप के थ्रू हम लोग अर्बनाइजेशन को देख रहे थे, हाँ ये रहे सर, ठीक है ना। ये जो है ना आपके महाजनपद वाले सर, ठीक है, ऑल दिस प्लेसेस विच आर पार्ट ऑफ द महाजनपदास, ये आपके अर्बनाइजेशन का एक प्रकार था सर, ठीक है ना। जैसे ये आपको दिख रहा है, मथुरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको उज्जैन दिख रहा होगा, कौशाम्बी दिख रहा है, वाराणसी है, श्रावस्ती है, वैशाली है, राजगीर है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन यहाँ से होने की शुरुआत हुई और ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ ये 600 BC के आसपास हो रहा है। अब ये सेकंड अर्बनाइजेशन के फीचर्स क्या है, when we see the second urbanization features and compare it with the first urbanization, तो फर्स्ट एंड सेकंड अर्बनाइजेशन के अंदर फाउंडेशन फीचर के अंदर हम लोग एक डिफरेंस देख सकते हैं कि जो ग्रिड प्लानिंग थी वो ग्रिड प्लानिंग यहाँ पे नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि हड़प्पीय सभ्यता के अंदर हमने समझने की कोशिश की थी और देखने की कोशिश की थी कि इन द इंडस सिविलाइजेशन वी गेट वेरी क्लियर कट, वी विल फाइंड डेवलपमेंट वेयर दी कॉमन सेंट्रल प्लानिंग वॉज देयर। मतलब यहाँ पे एक अथॉरिटी थी जो पूरी की पूरी प्लानिंग व्यवस्था को चलाती थी।
इन दिस प्रोसेस वी डू नॉट फाइंड अ सेंट्रल प्लानिंग, है ना, मतलब जो ग्रिड प्लानिंग थी वो नहीं मिलती है। दूसरे टाउन्स के लेआउट भी अलग प्रकार के हो गए थे, मतलब वाटर मैनेजमेंट टाउन्स के अंदर आपको उतना नहीं मिलेगा जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर था। तीसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी डू ऑल्सो गेट इंस्टेंसेस की यहाँ पे जो बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा था, मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हो रहा था, वो भी अलग था। मतलब इंडस सिविलाइजेशन में हमको वो मिलती है, क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स में ग्रेनरी मिल गई है, ये आप देखोगे तो ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी ग्रेट बाथ, ग्रेनरी हैज बीन ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो, या धोलावीरा के अंदर हमको एक रिजर्वर मिला है, हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस के अंदर सर, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, वी डू नॉट गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर, है ना। तो ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन का पूरी प्रक्रिया है और जो पूरा प्रोसेस है, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है उसमें बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा। ये सेकंड अर्बनाइजेशन के तहत ही राजगीर करके जो मगध नाम का स्टेट था वो काफी पावरफुल हो गया और इसने अपना साम्राज्य बनाया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट चालू ही रहा सर, ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट इसके बाद कंटिन्यूसली चालू रहता है, and because there will be continuous economic development that will be taking place, so it led to the formation of big and small cities in the Mauryan and the post Mauryan periods, ठीक है ना। तो होता क्या है आप समझने की कोशिश करिए। We see that in the Mauryan period and the post Mauryan period, मौर्य और पोस्ट मौर्य तक आते आते भारत में और भी आपके अलग अलग प्रकार के इनफैक्ट है ना सिटीज और टाउन्स बनने की शुरुआत हो जाएगी, याद रखेगा सर, ठीक है ना। तो कौन से टाउन्स और सिटीज बनते हैं सर? एक तो पाटलिपुत्र का एक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा इन दिस पीरियड सर, ठीक है ना। तो सेकंड अर्बनाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो पाटलिपुत्र का डेवलपमेंट आपको दिखेगा सर, ठीक है। दूसरा आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये कौशंबी दिख जाएगा, ये भी काफी प्रोमिनेंट था। मथुरा के अंदर आपको दिखेगा। फिर हर्षवर्धन तक आते आते कन्नौज का इंपॉर्टेंस दिखता है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो कैपिटल था वो कहाँ चला गया था? कन्नौज में चला गया था। गुप्ता तक आपको इनफैक्ट है ना पाटलिपुत्र आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। ये सब जगह है, जैसे महास्थान हो गई, महास्थान इज इन बांग्लादेश प्रेजेंट डे सर, ठीक है। और महास्थान का इंपॉर्टेंस क्या है कि वहां पे आपको एक फमाइन रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिला है बिलोंगिंग टू द मौर्यन पीरियड, है ना। तो ये बोगरा इंस्क्रिप्शन के रूप में पहचानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का आपको मिलेगा सर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ दिख रही है। एक्चुअली इन सबसे मैपिंग के प्रश्न बनते हैं और ये मैपिंग के प्रश्न मूलतः से आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वो है ना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो जब ऑप्शनल में हम लोग पढ़ेंगे, आज ही सुबह ही मैं आज मैपिंग की बात कर रहा था, तो बच्चे जो क्लास के अंदर थे उसमें हमने मैपिंग का एक प्रश्न डिस्कस किया था कि कैसे साइट्स आ रही है। खैर, तो ये पता होनी चाहिए सर। विदिशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में उभर के आया। कब बना? तो शुंगा डायनेस्टी के समय पे बन के आया। ये सब याद रखेगा सर, ठीक है। वाकाटकास इसी पीरियड में रूल कर रहे थे और वाकाटकास का जो जगह था वो था नगरधन, है ना। नगरधन करके एक जगह दिखेगी। वाकाटकास कौन थे? तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि दे वर कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्तास, और गुप्ता के कंटेम्प्रेरी होने के नाते इनफैक्ट उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे। प्रभावती गुप्ता की कल हमने स्टोरी बताई थी कि प्रभावती गुप्ता वाज अ डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II। शी वाज मैरिड टू वाकाटका प्रिंस एंड लेटर ऑन द प्रिंस पास्ड अवे, तो शी बिकेम द राजमाता और द रीजेंट फॉर हर चिल्ड्रन। खैर, तो ये सब कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। यू विल फाइंड पैटर्न विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द टाउन एंड अर्बनाइजेशन, जो सातवाहन डायनेस्टी के अंदर हमको यहाँ पे मिलेगा। विल ऑल्सो फाइंड कि इस पीरियड के समय पे जो संगम एज था, संगम एज में भी टाउन्स का निर्माण हो रहा था, टाउन्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था, और खास करके पुहार करके पोर्ट बहुत डेवलप हुआ। ये पुहार को कावेरी पट्टनम के रूप में भी बोला गया है, याद रखेगा। दिस आर ऑल द सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, कि कौन सी जगह कहाँ पे आई हुई है, उसका सिग्निफिकेंस बताइए, कौन सी डायनेस्टी के साथ जुड़ी हुई है ना। कि जैसे महाजनपद का मैपिंग हमने किया था ना पिछले क्लास के अंदर, वैसे ही मैपिंग आपको ये टाउन्स एंड सिटीज का करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट मैपिंग चलोगे कि कौन सी डायनेस्टी, क्योंकि ये जो मैप है ये सिंबॉलिक मैप है सर, है ना। ये सिंबॉलिक मैप के अंदर आपको पूरा आइडिया रहना चाहिए। जैसे आप कुषाण देखोगे, कनिष्क करके राजा की बात की थी हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर सर, ठीक है। तो उसका जो कैपिटल था वो था पुरुषपुर सर, है ना, पुरुषपुरा। या इसी को ही पेशावर के रूप में भी हम लोग पहचानते हैं सर, है ना। तो द ओरिजिनल कैपिटल वाज पेशावर, और कनिष्क का एक और कैपिटल था वो था मथुरा सर, है ना। सो यू विल फाइंड 2 कैपिटल्स ऑफ कनिष्क। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि कितनी सारी डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट लोकेशंस हुआ करते थे। जैसे शक डायनेस्टी है, ये मालवा से रूल करती थी, अवंती से सर, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्न क्षत्रप्स है ये अवंती वाले रीजन्स में अपना प्रभाव डालेंगे सर, ठीक है। गुजरात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट उभर के आया था इसी पीरियड के अंदर, जिसका नाम था ब्रिग कच्छ, है ना। तो आपको एक किताब दिखेगी, एरिथेरियन ऑफ द क्या कहते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी और एथ्रियन सी सर, ठीक है। तो एक ग्रीक सेलर के द्वारा लिखी गई किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। और ये जो ग्रीक सेलर है इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली बातें बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ ब्रिगकच्छ नाम के पोर्ट के अंदर आते थे, पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना। शिशुपाल गढ़ आपको दिखेगा उड़ीसा के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय पे ही पिक्चर के ऊपर आता है सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स आपको दिखेंगे जो टाउन्स के रूप में उभर के आए।
अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये सब लोकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी का कौन सा सिटी आया है सर, ठीक है। हमको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी देखने होते हैं ना कि कौन सी डायनेस्टी के कौन सा कैपिटल हुआ करता था, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि कौन सी डायनेस्टी का कैपिटल था और किन किन प्लेसेस किसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच ना। यू माइट हैव सीन इन द क्वेश्चन पेपर्स, अगर आप प्रीवियस के पेपर देखोगे। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, आई गेस नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, कल सैटरडे है ना, सैटरडे संडे तक ही मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, तो वैसे ही मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करवा दूंगा सर, है ना, इसके अंदर से फिर मॉक क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लेके आएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक है, जितने भी प्रश्न है, उसके अंदर से आपको इस प्रकार की बातें बनती रहती है प्रश्न। तो खैर इसके अंदर से आपको एक तो मैच द फॉलोइंग पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ पे सिटीज हुआ करते थे। अब एनसीईआरटी में ये सिटी फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस लिखा गया है। ये एनसीईआरटी में बोला गया है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर टाउन्स, ये जो सिटीज बन रहे थे, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में, महाजनपद के पीरियड में और गुप्ता पीरियड तक आते आते कितना डेवलप हुए सर, ठीक है ना। तो याद रखिए किसका कौन सा कैपिटल है। शुंग डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा होगा, विदिशा होगा। शुंग डायनेस्टी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। फिर आपको ये महास्थान दिख रहा है, महास्थान बिलोंग्स टू चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के इंस्क्रिप्शंस हमको यहाँ पे मिले हैं। राजगीर तो मगध का पुराना कैपिटल था, इट वाज द एंशिएंट कैपिटल, है ना। वैशाली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इनफैक्ट ये महाजनपदों के समय पे ही हमको मिल जाता है सर, ठीक है। कौशंबी वत्स करके डायनेस्टी थी और उसके बाद अशोक ने अपना पिलर यहाँ पे डाला था। वाराणसी काशी के रूप में पहचानते हैं, इट वाज वन ऑफ द एंशिएंट महाजनपदास। एंड वी फाइंड कि जब कोशाल राज्य रहा था, प्रसन्नजीत जैसे शासक हुआ करते थे, तो उनकी जब इनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस बने ना, तो मैंने आपको बताया था कि प्रसन्नजीत हैड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद द किंग ऑफ मगध। बिंबिसार के साथ उसके मैट्रिमोनियल रिलेशंस से उसकी सिस्टर की शादी उसने बिंबिसार के साथ कराई थी। तो ये जो काशी है ना, काशी वाराणसी, वो दहेज में दिया गया था सर, ठीक है ना। सो इट वाज गिवन एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट। दहेज तो नहीं कहेंगे हम लोग, गिफ्ट के रूप में कहेंगे कि जो स्त्री धन जो होता है ना, स्त्री धन मतलब जो शादी में हम लोग गिफ्ट करते हैं रिवॉर्ड के रूप में सर, ठीक है। तो वो उस टाइम पे हमको मिल जाएगा। खैर वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डाउरी एज सच, है ना। काफी एक बार बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर डाउरी के एविडेंसेस हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो एज सच एंशिएंट इंडिया में डाउरी के कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको, स्त्री धन का कंसेप्ट मिलेगा। मतलब दी प्रॉपर्टी दैट इज एक्चुअली ओन्ड बाय अ लेडी। जनरली क्या होता है कि सामान्य रूप से जब आपके घर के अंदर जो डॉटर होगी उसका ब्याह किया जाएगा, when the marriage will take place, तो the family will actually gifting her multiple things। उसमें लैंड आती है, कभी कभी प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर ज्वेलरी होती है, आपने देखा होगा गोल्ड ज्वेलरी तब से चल रही है, आज भी हम लोग दे रहे हैं सर, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस के रूप में आपको दिखेगी। तो ये काशी दिया गया था उस टाइम पे सर, है ना, मगध वालों को दिया गया था। और फिर काशी को लेके फिर प्रसन्नजीत और अजातशत्रु की लड़ाई होती है, क्योंकि अजातशत्रु ये फिर से है ना इशू क्रिएट करवाएगा। खैर तो ये वाराणसी का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता का कैपिटल कौन सा था, तो वो आपका पाटलिपुत्र था। श्रावस्ती इज अ प्लेस व्हिच इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये वो सब टाउन्स है जो जनरली 600 BC ऑनवर्ड से डेवलप हुए, याद रखेगा। दिस आर द प्लेसेस दैट एक्चुअली केम इनटू द पिक्चर इन द 600 BC सर, ठीक है। यहाँ पे आपको धन्य कटक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको सर, ठीक है। तो इन द मॉडर्न डे आंध्र रीजन विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड एज धन्य कटक। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है या होमवर्क क्या है सर, ठीक है। आपको इन सब जगहों का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके बेसिस के ऊपर से कैसे डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए, आपको एक जगह यहाँ पे दी गई है शिशुपालगढ़ सर, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि शिशुपालगढ़ का इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए बताइए मुझे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिशुपालगढ़ एज अ प्लेस इन हिस्ट्री सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से आपको मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आने की शक्यता रहती है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि भाई शिशुपालगढ़ का इंपॉर्टेंस कैसे चलेगा और इनफैक्ट उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे होता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। क्योंकि ये जो सिटी है, ऐसा कहते हैं कि जो कलिंग के ऊपर लड़ाई हुई थी, अशोक के द्वारा संघर्ष किया गया था, उसी के साथ जुड़ा हुआ प्लेस है सर, ठीक है ना। सो व्हेन वी सी द प्लेस ऑफ शिशुपालगढ़, वी सी द इंपॉर्टेंस कि अशोक ने जब कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के बाद यहाँ पे इनफैक्ट है ना अपना वो क्या है झंडा जमाया, उसके बाद ही उसका डेवलपमेंट होता है। सो इट इज सेड दैट शिशुपालगढ़ करीबन अशोक के आक्रमण तक काफी प्रोमिनेंट सिटी के रूप में डेवलप हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन में गया और फिर आज़ादी के बाद उसकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलती है। एंड यहाँ पे ही हमको पता चलता है कि अशोक ने अपने इनफैक्ट एडिक्ट्स को लागू किया था। तो आपको है ना तोशाली करके एक एडिक्ट दिखेगा, पता है आपको सर, तोशाली हमने पढ़ा था अशोक के एडिक्ट्स के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे ये रहा सर, ठीक है। तो ये जो तोशाली करके एडिक्ट है ना, ये शिशुपालगढ़ का जो एडिक्ट है, ये तोशाली है। वहां पे ही आपको ये अशोक के एडिक्ट दिखेंगे जहां पे अशोक ने धम्म का प्रचार किया है। तो एक हाथी हमने देखा था अगर पिछले क्लास के अंदर, अगर आपको याद होगा सर, ठीक है। तो ऐसे सब आपको प्लेसेस पता होने चाहिए। उसी तौर के ऊपर यहाँ पे एक जगह डाली गई है चंद्रकेतुगढ़ सर, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि मल्टीपल प्लेसेस यहाँ पे मैप के अंदर आपको पूछे जाते हैं
और आपको पता होना चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे होता है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट चंद्रकेतुगढ़ की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमको टेराकोटा के स्कल्पचर्स मिले हैं सर, ठीक है। और ये भी करीबन आप पकड़ के चलिएगा तो मौर्यन पीरियड के साथ ही जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। सो वी विल फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेराकोटा स्कल्पचर्स इन दिस रीजन। और ये जो चंद्रकेतुगढ़ करके जो शहर है, जो हम लोग को इनफैक्ट है ना मौर्यन पीरियड के साथ कंटेम्प्रेरी एविडेंसेस के साथ देखने को मिलता है, जो एक टाइम के ऊपर इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के रूप में था। ट्रेड रूट के रूप में क्यों था? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि पोर्ट है, हुगली नदी का किनारा है, बंगाल में एक पोर्ट आएगा ताम्रलिप्ति सर, ठीक है ना। तो उसी के साथ काफी सारे लोग जोड़ने की कोशिश भी करते रहते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। जनरली हमको देखने को मिलता है कि मौर्य पीरियड और मौर्य पीरियड के बाद भी ये चलता रहा, गुप्ता पीरियड में भी चलता रहा, पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी यहाँ से पोर्ट की फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हमको मिलता रहेगा सर, ठीक है ना। तो ये सब जगह की बात आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड था और इनका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ से चलता है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो काफी लोग कहते हैं कि ये जो चंद्रकेतुगढ़ है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सेंटर के रूप में था इन द मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड द गुप्ता, इवन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड अप टिल द पाल डायनेस्टी, है ना सर, है ना। तो ये सब प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। विदिशा मैंने आपको बता दिया शुंग डायनेस्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट विदिशा का इंपॉर्टेंस याद रखेगा कि विदिशा एज अ प्लेस बिलोंग्स टू द कैपिटल ऑफ द शुंग पीरियड। मतलब जो शुंग राजा थे, पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्यस को मार के पावर के ऊपर आए थे, हमने पढ़ा था ना बृहद्रथ को मार के ये शुंग डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है। तो ये जो शुंग डायनेस्टी के जो शासक है उसमें पुष्यमित्र, वो बेसिकली वो विदिशा से ही सब बेस किया करता था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीक लोग भी है, तो विदिशा में है ना आपको एक पिलर दिखेगा हिलियोडोरस का सर। तो हिलियोडोरस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर हु केम टू द कोर्ट ऑफ द शुंगास, है ना। तो शुंग डायनेस्टी के जो राजा थे उनके कोर्ट के अंदर हिलियोडोरस करके ग्रीक एम्बेसडर आया था, और बेसिकली वी सी दैट वो विष्णु का भक्त बन जाता है, ही विल बिकम अ भगत ऑफ विष्णु जी। तो बेसिकली वी सी दैट विष्णु जी को रिवर करते हुए उसके आपको इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे। तो उसने एक स्तंभ बनाया है, यू विल फाइंड अ पिलर, जिसे हम लोग कहते हैं गरुड़ पिलर, है ना। तो विदिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर आपको दिखेगा। पैठान तो कैपिटल था सातवाहन का। इनकी एक कल्चरल जगह भी आपको दिखेगी, वो है अमरावती सर, ठीक है ना। तो ये सब जगह आपको पता होनी चाहिए। पुहार इज अ कावेरी पट्टनम, पुहार को कावेरी पट्टनम के रूप में पहचानेंगे। इनफैक्ट आज की तारीख में आपको यहाँ पे एक और जगह दिख रही है जिसका नाम है कोडुमल या कोडुमनल। कोडुमनल अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर था। इफ यू सी दिस प्लेसेस ना, आप ये जितने भी प्लेसेस को देखोगे तो आपको आइडिया लिखेगा कि यार अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये जगह आई हुई है सर, ठीक है ना, एंड इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है हिस्ट्री के अंदर सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी ऑल दिस प्लेसेस आपको पता होना चाहिए कि इनका हिस्टोरिकल बेसिस क्या है, और बेसिकली हम लोग जो धन्य कटक के रूप में पहचानते हैं इसका क्या है। जैसे ये जगह है सर, ठीक है। तो सातवाहन का प्रभाव आपको ये सब रीजन्स के अंदर दिखेगा। इनके द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया गया, और इन्हीं पीरियड के समय पे हमको ये पता चलता है कि एक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है इसी रीजन के अंदर फ्लरिश करती है सर, ठीक है ना। सो वी सी द फ्लरिशिंग ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इन दिस रीजन। तो ये सब आपके लिए प्रोमिनेंट हो जाता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था। एंड वी सी दैट सातवाहन के समय पे जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ ये धन्य कटक से ही होता है सर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कोडुमल आपको दिखेगा या कोडुमनल के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना। तो जब हम लोग कोडुमनल के रूप में पहचानेंगे तो ये संगम पीरियड की इनफैक्ट हमको साइट दिखती है। एंड वी सी दैट जब संगम एज में चोला, चेरा और पंड्या डायनेस्टी रूल कर रही थी, इसके समय पे ये कोडुमल करके जगह के अंदर हमको काफ़ी सारे एक्सकेवेशंस मिले हैं। ये एक्सकेवेशंस के तहत हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे व्यापार काफ़ी अच्छा होता था। रोमन्स भी हमको यहाँ पे मिलेंगे, रोमन एम्पायर के कॉइन्स मिलते हैं इन दिस पीरियड सर, ठीक है। सो वी फाइंड मल्टीपल पॉइंट्स ओवर हियर जो कोडुमल के रूप में हमको मिल जाएंगे। कोडुमल का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमको मेगालिथिक पीरियड के भी एविडेंसेस मिले। मेगालिथिक पीरियड अगर आपको पता होगा तो वैदिक एज का कंटेम्प्रेरी था जो साउथ इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा है सर, ठीक है ना। तो ये वो जगह हो गई। उसके बाद सोपारा मिलता है। सोपारा का इंपॉर्टेंस क्या है सर? सोपारा का इंपॉर्टेंस ये है कि ये मौर्यन पीरियड से जनरली हम लोग इसको लिंकअप करेंगे और ये पोर्ट के रूप में डेवलप हुआ। तो सुपरक करके एक पोर्ट का मेंशन किया गया है इन द लिटरेचर। तो ये जो सुपरक करके जो पोर्ट है इसी के साथ हम लोग सोपारा को लिंकअप करेंगे सर, ठीक है ना। तो ऑल दिस प्लेसेस, तक्षशिला वेरी फेमस सर, यहाँ पे पेशावर आया है और इट वॉज नोन फॉर द यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट प्राचीन भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी? तो तक्षशिला के अंदर बनी थी। नालंदा तो बहुत बाद में बनती है। नालंदा विल बी एस्टैब्लिश समवेयर इन दी आई वुड से गुप्ता पीरियड, है ना। तो कुमारगुप्त करके राजा थे और 6ठी शताब्दी का शुरुआत का पीरियड आपको दिखेगा ट्रांजिशन के अंदर, 5वीं और 6ठी, तब जाके नालंदा का फॉर्मेशन किया गया है सर, ठीक है। तो नालंदा तो अभी टाइम है, नालंदा हैज गॉट स्टिल टाइम। तो ये सब आपको मेन प्लेसेस पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो मथुरा है और तक्षशिला है
जो जिसे हम लोग गांधार स्कूल के रूप में पहचानते हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चर का बहुत डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम वी कम टू नो अबाउट द आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, और आर्किटेक्चर के तहत प्राचीन भारत में एक तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, दूसरा आप देखोगे तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, और इसके अंदर भी बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस दिखेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो आपको ये सब टाउन्स और सिटीज के बारे में पता होना चाहिए मैपिंग के अंदर से। तो एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो खाली मैप को ध्यान से देखिए और उसके हिस्टोरिकल डायमेंशंस को देखिए। हिस्टोरिकल डायमेंशंस में आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से रूल कर रहा था, इनकी डायनेस्टी कहाँ कहाँ चलती है सर, ठीक है। तो ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, समझे कि नहीं समझे। ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस मैं आपको बता सकता हूँ जिसके ऊपर मिनिमम हम 50 to 100 वर्ड्स तो लिख ही सकेंगे सर, ठीक है। और कुछ कुछ शहरों का तो आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा, जैसे कन्नौज एक ऐसा सेक्टर के रूप में उभर के आया जो हर्षवर्धन का कैपिटल था, और जब हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ ना समवन इन द 750 या 647 के बाद हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ, तो 700 ऑनवर्ड से 700 के साल के बाद ईस्वीसन के बाद सर, ठीक है ना। तो 700 सीई ऑनवर्ड से तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये कन्नौज वाले विस्तार को लेकर संघर्ष चलने की शुरुआत होती है, लड़ाई चलने की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राई पार्टिट स्ट्रगल, है ना। तो यू विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड एज ट्राई पार्टिट स्ट्रगल वेयर 3 डायनेस्टीज विल बी फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज सर, ठीक है ना। ये मथुरा के अंदर से ही कनिष्क की मूर्ति मिली है, हमने उस दिन बताया था आपको कनिष्क की मूर्ति के बारे में, अगर आप याद करोगे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्टैच्यू ऑफ कनिष्क दैट वी हैव फाउंड सर। खैर, तो इन सब बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में 600 बीसी के बाद काफी सारे शहरों का निर्माण किया, काफी सारे टाउन्स का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। खैर, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लेट्स ट्राई टू सी कि फर्दर डेवलपमेंट कहाँ कहाँ लिखा है और कौन से सिटीज के बारे में, कौन से टाउन्स के बारे में इसके अंदर मेंशन किया गया है सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि इन दी पीरियड बिटवीन 600 BC वी सी मल्टीपल टाउन्स केम इनटू द पिक्चर, मतलब ये 1200 साल के पीरियड के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज आई, सबने अपने टाउन्स बनाए। और ये टाउन्स बनाने का प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा था सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है और पाटलिपुत्र की फाउंडेशन बोली गई है। अब देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आप में से जितने भी बच्चे प्रीलिम्स ओरिएंटेड हिस्ट्री कर रहे हैं, उसको प्रीलिम्स ओरिएंटेड हिस्ट्री में स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए। स्टोरी लाइन क्लियर होगी तो ही आपको इतिहास याद रहेगा। अगर स्टोरी लाइन क्लियर नहीं है तो आप हिस्ट्री को याद भी नहीं रख पाओगे सर, ठीक है ना। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट स्टोरी लाइन, तो ही आपको इतिहास में फायदा मिलेगा सर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र की, भाई पाटलिपुत्र का इतिहास क्यों महत्व था और पाटलिपुत्र के अंदर किस प्रकार की प्रासंगिकता इतिहास के अंदर देखने को मिलती है। तो पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि पाटलिपुत्र की हिस्ट्री क्या रही है सर, ठीक है ना। अब देखिए, पाटलिपुत्र का ओरिजिनल नाम जो था वो पाटलीग्राम था, याद रखेगा सर। हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर जो एनसीईआरटी में नाम दिए हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर देते हैं सर, ठीक है। सो द ओरिजिनल नेम ऑफ द विलेज ऑफ पाटलीग्राम सर, याद रखेगा। और मगध के ऊपर जो ओरिजिनल कैपिटल था वो था राजगीर सर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मगध करके जो महाजनपद बना था उसका ओरिजिनल कैपिटल था राजगीर, और उसमें एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम था हर्यक डायनेस्टी सर, है ना। तो ये जो हर्यक डायनेस्टी करके जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसके अंदर 3 राजा आए। पहले आए बिंबिसार सर, ठीक है। बिंबिसार के बाद हमको पता चलेगा कि अजातशत्रु करके राजा दिखेंगे, और अजातशत्रु के बाद हमको तीसरे राजा मिलते हैं उदयीन सर, है ना। तो उदयीन करके जब राजा पावर के ऊपर आए, व्हेन वी फाइंड द किंग उदयीन केम टू पावर, तो पाटलिपुत्र का इनफैक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनिशियली ऐसा कहते हैं कि अजातशत्रु जो था उन्होंने राजगीर से थोड़ा बाहर की तरफ अपना प्लान किया कि भाई मुझे अपने कैपिटल को शिफ्ट करना है सर, ठीक है ना। सो अजातशत्रु लेड द फाउंडेशंस, याद रखेगा कि पाटलीग्राम करके एक विलेज है, ये पाटलीग्राम करके विलेज को फोर्टिफाई करने का प्लान किसने किया था, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, याद रखेगा सर, ठीक है ना। कि एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें पाटलिपुत्र का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली प्राचीन भारत में 2 शहर सबसे इंपॉर्टेंट रहे। पहले तो गुप्ता पीरियड तक हमको पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस दिखेगा। गुप्ता के बाद जब हर्षवर्धन का पीरियड आया, अर्ली मिडिवल इंडिया की शुरुआत होती है, तो वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्नौज, है ना। तो कन्नौज का हिस्ट्री भी अभी थोड़ी देर के बाद आपको लिखवा देता हूँ। खैर, एनसीईआरटी में पहले क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं सर, ठीक है। सो अजातशत्रु यहाँ पे बताता है कि भाई मैंने यहाँ पाटलीग्राम का फाउंडेशन रखा, उसने फोर्टिफाई किया, किला बनाया सर, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू वी सी कि उदयीन करके जो राजा था उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया सर, है ना। तो ही शिफ्टेड द कैपिटल, और उसी के द्वारा फिर पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस बढ़ती है सर, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र 2 इंपीरियल डायनेस्टीज का कैपिटल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहली तो आप समझने की कोशिश करोगे मौर्य। मौर्य के पहले नंद वंश, वो भी पाटलिपुत्र से रूल करता था, और फिर मौर्य के बाद जब गुप्त डायनेस्टी आई वो भी पाटलिपुत्र से रूल करेंगे सर, ठीक है।
गुप्ता तक हमको पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस दिखेगा, गुप्ता के बाद पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है सर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा गया है सर, ठीक है, ईच सिटी हैड हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। पाटलिपुत्र फॉर इंस्टेंस बिगेन एज अ विलेज नोन एज अ पाटलीग्राम। आपको पूछ देगा कि पाटलीग्राम किसका नाम था सर, ठीक है। देन इन द 5th सेंचुरी BC द मगधन रूलर्स, कौन रूलर था, मैंने आपको बताया अजात शत्रु जिसने सबसे पहले प्लान बनाया, और उदयीन उसके बाद उसको फाइनली शिफ्ट करता है सर, ठीक है। डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम राजगीर या राजगढ़, राजगीर का दूसरा नाम है राजगढ़, गढ़ का मतलब होता है किला सर, ठीक है, और ऐसा किला जहां पे राजा रहते हैं, तो राजा का गढ़, इसके लिए राजा गढ़ इस तरह का शब्द लिखा है। ये राजगृह, राजगीर को दूसरे नाम से क्या पहचानते थे, राजगृह, गुरु का मतलब क्या होता है, घर, तो अ प्लेस वेयर द किंग स्टेज, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको प्राचीन भारत के इतिहास में मिलेंगे, और वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि ये कल्चरल हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ, और कैपिटल विल बी द अल्टीमेट पावर सेंटर्स, है ना। तो प्रश्न यहां से बहुत बनते रहते हैं। खैर, तो what do we see over here? Rulers decided to shift their capital from Rajgarh to this settlement and renamed it, है ना। So by 4th century BC it was the capital of the Mauryan Empire and one of the largest cities in Asia. सबसे बड़े शहरों में से एक था। इनफैक्ट मेगास्थनीज भारत में आया, मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ा था। मेगास्थनीज तो पाटलिपुत्र को देख के चकचकित हो जाता है, क्योंकि उसने ग्रीस में भी ऐसे शहर नहीं देखे थे जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सर, है ना। ग्रीक लोग आए थे ना इंडिया के अंदर, तो मेगास्थनीज और वो लोग को थोड़ी हवाबाजी थी कि हम विदेश से आए हैं, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। बट व्हेन दे एक्चुअली केम टू इंडिया एंड व्हेन दे सॉ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र दे वर क्वाइट मेस्मराइज्ड कि यार गजब बना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी बन रहा है सर, ठीक है ना। सो वी सी दैट बहुत सारे लोग ये पाटलिपुत्र को गिनेंगे। अब पाटलिपुत्र के हिस्ट्री के साथ होता क्या है सर, ठीक है ना। पाटलिपुत्र एज अ शहर आप समझने की कोशिश करिए कि 3-4 डेवलपमेंट्स के अंदर हमको दिखेगा, एंड वी सी द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो पाटलिपुत्र के तहत हमको डेवलपमेंट के तहत 3 फेजेस देखने को मिलते हैं सर, ठीक है ना। सो बाय द पीरियड ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी के समय पे इसका फाउंडेशन रखा गया था। हम लोग कह सकते हैं कि हर्यक डायनेस्टी ने पाटलीग्राम को इनफैक्ट, है ना, फाउंडेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया, और वहां से पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ। फिर नंद वंश के समय पे, याद रखिएगा, नंद डायनेस्टी जो हर्यक डायनेस्टी के बाद मगध के ऊपर आती है, उस टाइम पे ये कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था। और मौर्यस के समय पे क्या बनता है, इंपीरियल कैपिटल बनता है। इंपीरियल कैपिटल का मतलब क्या है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस थी जो इनफैक्ट यहाँ पे भारत के अंदर पावर सेंटर के रूप में मिलेगा सर, ठीक है। मौर्यस के बाद वाला जो पीरियड है, एक तो आया है पोस्ट मॉडर्न इंडिया। आपको भी पता है पोस्ट मॉडर्न इंडिया क्या था, वो स्केटर्ड था। तो बिकॉज इट वॉज स्केटर्ड, फ्रेगमेंटेशन हो गया था, तो पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे डाउन हो जाएगा सर, ठीक है ना। और लास्ट जब गुप्ता पीरियड तक हम लोग देखते हैं, व्हेन वी सी द गुप्ता डायनेस्टी, तो उस टाइम पे भी इसका सिग्निफिकेंस डिक्लाइन में ही जा रहा है। अब देखो गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत पाटलिपुत्र का महत्व डाउन गया, इसके बारे में किन किन लोगों ने लिखा है सर, ठीक है। तो पहले तो पाटलिपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, वो हमको पता चलता है। गुप्ता पीरियड मतलब करीबन पकड़ के चलोगे तो 320 CE ऑनवर्ड्स की हम लोग को देखने को मिलेगा। और जब करीबन 400 तक का पीरियड आता है, तो बहुत सारे उस टाइम पे ऑथर्स, जो कंटेम्प्रेरी ऑथर्स है, वो पाटलिपुत्र के बारे में लिखते हैं। इनमें आपको एक चाइनीज ट्रैवलर दिखेगा, फाहियान सर, ठीक है। तो फाहियान करके एक चाइनीज ट्रैवलर था, ये पाटलिपुत्र की हिस्ट्री के बारे में बताता है और लिखता है कि यहाँ पे पाटलिपुत्र का महत्व अब नहीं रहा है। अब सवाल ये था कि वो क्यों ऐसा लिख रहा था कि पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा है। तो फाहियान की स्टोरी आप याद करिए कि फाहियान चाइना से आया था, और वो चंद्रगुप्त II के समय पे भारत में आया होता है। चंद्रगुप्त II जिसे हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, जिनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, जिसको हमने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, और वो भी मैंने आपको लैंड ग्रांट्स के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश की थी सर, ठीक है। सो व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ प्रभावती गुप्ता and later on Fahiyan who came to India somewhere in the 4th century and starting point of 5th century, मतलब 400 के आसपास का पीरियड है। तो 400 तक आते आते फाहियान ने अपनी किताब के अंदर, जो चाइना से आया हुआ ट्रैवलर था, वो बताता है कि अब पाटलिपुत्र पहले जितना ग्लोरीफाइड नहीं रहा है सर, ठीक है। और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए, मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो ग्लोरी इसकी कम हो रही है, और गुप्ता के बाद तो पाटलिपुत्र की हवा निकल जाएगी सर, ठीक है ना। तो ये पाटलिपुत्र की पूरी कहानी है। वहाँ पे एक देवी का मंदिर था, पटन देवी का मंदिर सर, ठीक है। तो वहाँ से पटना का फाउंडेशन रखा गया सर, है ना। तो आज का जो पटना है उसी को भी पहले पाटलिपुत्र कहते थे सर, है ना। आज देखिए कि भारत के अंदर पटना या पाटलिपुत्र की इतिहास कैसा रहा है, या आज की कंटेम्प्रेरी क्या रही है। आज उसे बीमारू स्टेट के रूप में पहचानते हैं। एक समय के ऊपर पूरे भारत का संचालन वहां से होता था। द होल कंट्री एक्चुअली वाज रन फ्रॉम द सेंटर एट पाटलिपुत्र, है ना। तो आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है सर, काफी सारे जटिल मुद्दे हैं जिसका अभी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। खैर, तो वी सी दैट 400 CE तक आते आते इसका डिक्लाइन किया। इसका डेवलपमेंट कब होने की शुरुआत हो रही थी, तो अराउंड 500 BC के आसपास का पीरियड हमको दिखेगा,
जब इसका फाउंडेशन दिखेगा। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि इसका अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा कंट्रीब्यूशन हुआ। अब देखो यहाँ से प्रश्न आएगा सर, ठीक है, कि किन के समय में पाटलिपुत्र कैपिटल रहा है, कौन सी डायनेस्टीज ने पाटलिपुत्र के बारे में इनफैक्ट है ना वहां पे कंट्रोल किया था। तो ये 3-4 डायनेस्टी पता होनी चाहिए। पोस्ट मॉडर्न इंडिया में बहुत ही कम, खाली कण्व डायनेस्टी थोड़ी बहुत पाटलिपुत्र में रहती है, बाकी शुंग डायनेस्टी तो विदिशा से प्रशासन चला रही थी अपना सर, ठीक है। सो द होल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर द शुंग डायनेस्टी वाज द विदिशा एंड नॉट पाटलिपुत्र। एंड पोस्ट मॉडर्न इंडिया में पाटलिपुत्र, फिर गुप्तास तक देखिए, गुप्तास के बाद फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हर्षवर्धन फिर कन्नौज में चला गया सर, ठीक है ना। तो ये सब शहरों के बारे में याद रखेगा कि किन्होंने किसको कंट्रोल किया है, कौन से शहरों का निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि प्रश्न बहुत बनते रहते हैं सर, ठीक है। सो बहुत लोगों ने लिखा है व्हेन द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन ज़ांग visited the city in the 7th century, he found it in the ruins. In fact, आपको फाहियान भी थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखेगा, और फाहियान के बाद आपको एक और ट्रैवलर आएगा जिसका नाम है ह्यूएन सांग सर, ठीक है ना। तो ह्यूएन सांग जब भारत में आया तो वो आपकी इनफैक्ट है ना 7th सेंचुरी थी, 7th सेंचुरी। वो कब आता है? 630 के आसपास से आएगा सर, ठीक है। 630 से लेके 645 सीई के पीरियड में ह्यूएन सांग विल बी कमिंग टू इंडिया। और ह्यूएन सांग जब आया तो नालंदा के अंदर रुका था, क्योंकि वो बुद्ध का शिष्य था, मतलब ही वांटेड टू लर्न अबाउट बुद्धिज्म, ही वांटेड टू स्टडी अबाउट बुद्धिज्म। सो ह्यूएन सांग एक्चुअली विल बी कैटेगराइजिंग अबाउट पाटलिपुत्र, बट ही सेज द सिटी इज इन रूइंस। अब यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, ये जो पाटलिपुत्र करके जो शहर है पहले जितना नहीं रहा है, और ये सब टूट फूट गया है सर, है ना। तो पाटलिपुत्र का फिर इतिहास बदल जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ से ये चैप्टर के अंदर टाउन्स के अंदर लिखे गए सर, है ना। तो प्राचीन भारत में बहुत सारे सिटीज बने, बहुत सारे टाउन्स का निर्माण किया गया सर, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी क्या बताती है उसको देखते हैं। लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप्स बैक टू द अर्बन सेंटर्स दैट इमर्ज्ड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स समवेयर इन द 6th सेंचुरी बीसी। कौन से सबकॉन्टिनेंट्स में? तो मैंने आपको महाजनपद के बारे में बताया था, और महाजनपद के समय पे क्या बनते हैं? सिटी स्टेट्स का निर्माण हुआ था। इसी को ही हम लोग कहेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन सर, ठीक है। एज वी हैव सीन मेनी ऑफ दिस कैपिटल्स वर दी कैपिटल्स ऑफ महाजनपदा। इनमें से बहुत सारी जगह कैपिटल्स हुआ करती थी। वर्चुअली और मेजर टाउन्स लोकेटेड वर ऑन द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सब हमेशा याद रखिएगा, जितने भी टाउन्स बनेंगे ना, आप इनफैक्ट ये मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाया द मैप, है ना। कहाँ गया मैप भाई? कहाँ गया? हमने देखा था ना यार, चला गया, ये रहा सर, ठीक है ना। ये मैप के थ्रू समझने की कोशिश करिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैप, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द टाउन्स, इवन महाजनपद भी बने थे, कैसे बने थे? दे वर एस्टैब्लिश ऑन द रूट्स ऑफ कैपिटल ओनली, ट्रेड एंड कॉमर्स ओनली सर, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिट के लिए तो रास्ता चाहिए ना, तभी जाके आप चीजों को चला पाओगे, सिस्टम को गवर्न कर पाओगे। मतलब आप देखने की कोशिश करेंगे तो भारत में ना, प्राचीन भारत में 2 मुख्य रूट चलते थे एक टाइम के ऊपर सर, ठीक है। एक रूट चलता था जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पथ सर, ठीक है। उत्तर पथ का मतलब क्या है कि यू विल फाइंड द रूट वाज कनेक्टिंग बंगाल, और बंगाल से होते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा था सर, है ना। तो आप ये देख रहे हो ना, इसको उत्तर पथ के रूप में पहचानते हैं। अब देखिए ज्यादातर शहर जो थे इसके आजू बाजू में मिलेंगे आपको सर, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ से यू देखने को मिलेगा, एंड यू विल फाइंड समवॉट लाइक दिस, ओके। तो यू सी दैट ये जो पथ है इसे दक्षिण पथ के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो एक उत्तर पथ आपको दिखेगा, यू विल फाइंड उत्तर पथ, और दूसरा आपको क्या मिलेगा? दक्षिण पथ। अब सवाल ये आता है कि ये दक्षिण पथ और उत्तर पथ के ऊपर सिटीज क्यों बने? इवन आज की तारीख में भी देखिए कि भारत के अंदर जो शहर है वो ट्रेड रूट्स के ऊपर ही, आर्टरीज के ऊपर ही है, वरना उसके सिवा विकास नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। महाजनपद के समय में भी ये हुआ, इवन हड़प्पन के समय में भी यही मिलेगा, है ना। हमने पढ़ा था ना, हड़प्पन पीरियड के समय पे जो टाउन्स का निर्माण हुआ है, सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ही। तो देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड अर्बनाइजेशन आर ऑलवेज हैंड इन हैंड। विदाउट ट्रेड एंड कॉमर्स अर्बनाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि जब जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, व्यापार व्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन होता है, लोग माइग्रेट होके आते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, इसका परिणाम ही हमको मिलेगा जो 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 इनफैक्ट है ना अर्बनाइजेशन को पुश करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट इन सब के बेसिस के ऊपर से भारतीय शासन व्यवस्था के तहत हमको पता चलता है कि सिटीज का निर्माण होने की शुरुआत हुई, अर्बनाइजेशन होने की शुरुआत हो जाती है। अब आप देखिए कि ये जो अर्बनाइजेशन है, एंशिएंट टाउन्स का जो निर्माण किया गया है, उसके बारे में एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है उसके ऊपर हम लोग चले जाते हैं, फिर हम लोग वापस ये स्लाइड्स के ऊपर आएंगे सर, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? यहाँ पे बोलता है कि virtually all major towns were located on the routes of communication such as पाटलिपुत्र was on the riverine routes। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आएंगे कि कौन सा सिटी कहाँ पे लोकेटेड है सर, है ना। जैसे विदिशा कौन से नदी के ऊपर लोकेटेड है, काशी या वाराणसी कौन से नदी के ऊपर लोकेटेड है,
से फॉर एग्जांपल पुहार, पुहार करके हमने एक टाउन देखा जो पोर्ट टाउन हुआ करता था, वो कौन से नदी के ऊपर आया है? पुहार इज ऑन द डेल्टा ऑफ कावेरी, कावेरी की जो डेल्टा है ना सर साउथ इंडिया के अंदर, वहां पे आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज, मल्टीपल सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड ऑन दी रिवर और द लैंड रूट, पर जहां से व्यापार अच्छा हो पाएगा, जहां पे कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, और इसी के कारण जैसे अहमदाबाद, आई स्टे इन अहमदाबाद सर, ठीक है, तो ये साबरमती के किनारे आपको मिलता है सर, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग हो रहा है, इजीली आप मूवमेंट कर सकते हो, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, और फिर आपको सिटी सेंटर के रूप में भी ठीक ठाक मिल जाएगी सर, ठीक है। उज्जैन लाइक सिटीज वर लोकेटेड ऑन द लैंड रूट्स, मैंने आपको बताया दक्षिण पथ की तरफ जा रहा था, एंड येट अदर सच एज पुहार नियर द कोस्टल वेयर द सी रूट्स बिगेन। इनफैक्ट पुहार एक ऐसा टाउन था, याद रखेगा, जो कावेरी के डेल्टा में आया है। कावेरी नदी है ना सर, तो साउथ के अंदर बहती है, तो तल कावेरी नाम की जगह है कर्नाटका में, वहां से उद्भव होता है, और नीचे इनफैक्ट तमिलनाडु की तरफ आते हुए फिर समुद्र में चली जाएगी सर, ठीक है। तो पुहार को कावेरी पट्टनम के रूप में पहचानते हैं। तो ये सब टाउन्स का इंपॉर्टेंस देखिए, हमने जो मैप बताया आपको, ये मैप के थ्रू हमको यही देखना है कि ये टाउन्स कैसे डेवलप हो रहे थे सर, ठीक है। मैनी सिटीज लाइक मिथुरा वर द बस्टिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी सर, ठीक है। अब आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे सर, है ना, कि प्राचीन भारत में बहुत सारे शहरों का निर्माण किया गया, ये सिटीज का इंपॉर्टेंस बताइए कौन से पीरियड में बनते हैं सर, ठीक है, कौन सा शहर कब बनता है, कौन से शहर का निर्माण कैसे डेवलपमेंट हुआ, और ये शहरों के अंतर्गत इनका व्यापार कैसे हो रहा था, उसके बारे में बताइए सर, ठीक है ना। तो सेंटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये शहरों के अंदर किन किन प्रकार की इनफैक्ट डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में भी आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। वी हैव सीन दैट द किंग्स एंड द रूलिंग एलिट्स लिव्ड इन द फोर्टिफाइड सिटीज। इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि जब सेकंड अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसके बाद एंशिएंट टाउन्स का निर्माण किया गया, तो फोर्टिफिकेशन वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। इनफैक्ट है ना, आप समझने की कोशिश करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमको फोर्ट्स का डेवलपमेंट मिला कि नहीं मिला। आप याद करिए पिछले क्लास के अंदर कि इवन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी डू गेट एविडेंस ऑफ द फोर्ट्स, क्योंकि उन्होंने सिटाडेल बनाए थे, हमने देखा था कि सिटाडेल का निर्माण होगा। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो कहानी ये चलती है कि ये जो शहर थे, ये शहर के अंदर व्यापार बहुत होता था, ये शहर के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत डेवलप हुए, ये शहर में पोर्ट की फैसिलिटीज का निर्माण किया जाएगा सर, ठीक है। तो वी सी मल्टीपल एविडेंसेस, हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं शहरों के अंदर से, और इन्हीं के एविडेंसेस के ऊपर से हम लोग इनफैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया होगा और बहुत सारी चीज़ों का व्यापार भी किया होगा सर, ठीक है। तो ये जितने भी शहर है, लेट अस गो बैक टू द मैपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज हम लोग मैपिंग ही करेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको पूछा जा सकता है कि which city had a cultural significance, which city had a political significance, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो they can ask you this kind of question कि कौन से शहर का निर्माण कैसे किया गया था और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको मैपिंग करवा देता हूँ। व्हाट आई डू कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर साथों साथ लिखता रहूंगा, आई कीप ऑन राइटिंग एज वेल, सो दैट साइमल्टेनियसली हमको कोई दिक्कत ना हो, एंड वी विल बी एबल टू हाईलाइट द मैपिंग पोर्शन विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आ जाता है, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। उज्जैन करके जो जगह है, याद रखिएगा उज्जैन सर, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, तक्षशिला से शुरू करते हैं सर, ठीक है। तक्षशिला का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ से व्हाइट बोर्ड के अंदर हम लोग लिखेंगे, और सिटीज का इंपॉर्टेंस क्या आपको बताता रहता हूँ सर, है ना, एंशिएंट टाउन्स के बारे में सर, ठीक है। तक्षशिला का इंपॉर्टेंस ये है कि इट वॉज लोकेटेड ऑन अ ट्रेड रूट। ट्रेड रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफैक्ट है ना व्यापार होता था बहुत सारा। इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग सर, ठीक है ना। ये तक्षशिला की कहानी पता है आपको? तक्षक करके एक नाग हुआ करता था, पता नहीं आप में से, नाग मतलब स्नेक सर, है ना। तो ये स्नेक की श्राप की कहानी है सर, है ना। तक्षक श्राप हुआ करता था, ये सांप की पूरी, उसके ऊपर से ये पूरा टाउन का निर्माण किया गया। खैर कभी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बहुत हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यूनिवर्सिटी थी, चाणक्य यहाँ से बिलोंग करते थे सर, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये टाउन्स के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करें, कन्नौज यहाँ पे। अच्छा, तक्षशिला का निर्माण कब हुआ था? तो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हमको तक्षशिला का इंपॉर्टेंस देगा। 6 से लेके आप पकड़ के चलोगे तो 1st सेंचुरी सीई तक, पहली शताब्दी तक आपको तक्षशिला की हिस्ट्री दिखेगी। उसके बाद आपको तक्षशिला ज्यादा नहीं दिखता प्रोमिनेंस की तरह से, ठीक है ना। तो तक्षशिला की कहानी के अंदर हम लिखेंगे कि इसका ओरिजिन 6th सेंचुरी बीसी में बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर था, एंड अप टिल 1st सेंचुरी सीई तक हमको तक्षशिला का इंपॉर्टेंस दिखेगा सर, ठीक है ना। और फिर ये यूनिवर्सिटी के रूप में याद रखेगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। इनफैक्ट यहाँ से चरक पढ़ के आए थे। चरक आपको पता होगा, कनिष्क के कोर्ट में बैठते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, मेडिसिन के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी, चरक संहिता सर। खैर तो ऐसे बहुत सारे आपको। दूसरा देखिएगा कन्नौज सर, ठीक है। अब देखिए कन्नौज का इंपॉर्टेंस क्या है। कन्नौज एक ऐसा सिटी है जो हर्ष का कैपिटल हुआ करता था, और हर्षवर्धन करके जो राजा था कब हुआ था?
तो ही केम टू पावर समवेयर इन दी 600 सर, है ना। 600 से लेके 641 CE तक आपको हर्षवर्धन का पीरियड दिखेगा, और कन्नौज के अंदर उसका इंपीरियल कैपिटल था। फिर कन्नौज को लेकर लड़ाई होती है सर, है ना। तो द पीरियड बिटवीन 750 to 1000 वाज अ पीरियड वेयर 3 डायनेस्टीज वर फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। ये 3 डायनेस्टीज कौन सी हुआ करती थी याद रखेगा, तो एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी यहाँ दक्कन के अंदर रूल करती है सर, है ना। सो दे विल बी रूलिंग इन डेक्कन। अजंता इलोरा की केव्स पता होगी, उसमें जो इलोरा की केव्स है वो एक्सक्लूसिवली इनके द्वारा ही बनती है। एलिफेंटा की केव्स में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। अजंता में केव नंबर 16 आई हुई है, इलोरा में केव नंबर 16 आई हुई है, अगर आपको पता होगा। कृष्ण राजा थे इनके डायनेस्टी के, कृष्ण 3 इनके द्वारा बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग केव है सर, है ना, कैलाश मंदिर के रूप में पहचानते हैं। दूसरे आपको पाल डायनेस्टी दिखेगी सर, है ना। ये पाल डायनेस्टी दक्कन में रूल क्या कहते हैं, बंगाल में रूल कर रही होती है सर, ठीक है। और ये तीसरी आपको देखने को मिलेगी जो कन्नौज के लिए फाइट कर रही है डायनेस्टी, उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार, है ना। ये गुर्जर प्रतिहार आज के गुजरात और मालवा वाले रीजन में रूल कर रहे थे, वेस्टर्न इंडिया में सर, ठीक है ना। और ये तीनों के द्वारा कन्नौज को लेकर फाइटिंग चलती रहती है सर, ठीक है। तो ये कन्नौज के इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या रही है। इनफैक्ट कन्नौज के ऊपर लेटर ऑन फिर मोहम्मद घोरी ने भी आक्रमण किया सर। घोरी का नाम पता होगा आपको, मोहम्मद घोरी का नाम सर, ठीक है, जो 1194 में यहाँ पे जयचंद को हरा देगा। और जयचंद के हारने के बाद इवेंचुअली नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से फेल डाउन हो गया। खैर, तो ये कहानी दिखेगी। श्रावस्ती इज अ साइट ऑफ बुद्धिज्म, हमने पढ़ लिया है। पाटलिपुत्र की हिस्ट्री देख ली है, राजगीर की देख ली है, महास्थान चंद्रकेतुगढ़ आपको बता दिया है सर, ठीक है। विदिशा, यस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर थे, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी सेंटर्स है ना, खास करके ये वाले, दे आर ऑन द रिवराइन रूट। ये सब के सब नदी के ऊपर ही आपको दिखेंगे जरा। यहाँ पे विदिशा, उज्जैन जैसे जो टाउन है वो बेसिकली सेंट्रल इंडिया में है, बट ये कनेक्ट करते थे वेस्टर्न पार्ट से सर। वेस्टर्न पार्ट का मतलब समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। सो दे वर एक्चुअली ऑन द लैंड, जमीन के ऊपर है, समुद्र किनारे नहीं है। बट इनका आपको इंपॉर्टेंस क्या दिखेगा अलग अलग डायनेस्टीज के उसमें। उज्जैन तो जहां अवंती करके महाजनपद था, और अवंती का एक कैपिटल ही उज्जैन हुआ करता था सर, ठीक है। तो प्रद्योत करके राजा आपने सुना होगा सर, ठीक है नाम। तो प्रद्योत करके जो राजा थे वो यहाँ पे रूल करते थे उज्जैन के ऊपर सर, ठीक है। और अवंती के 2 कैपिटल थे, एक तो था उज्जैन और दूसरा था माहिष्मती। माहिष्मती नीचे आता है, कौन सा माहिष्मती, हाँ आपने देखा होगा बाहुबली सर, ठीक है। वो माहिष्मती जो किंगडम है वो एक्चुअली एग्जिस्ट किया करता था इन एंशिएंट इंडिया। खैर मूवी के अंदर थोड़ा अलग बता दिया है उन्होंने, बट वी डू गेट एविडेंसेस ओवर हियर। खैर, तो एक ये याद रखेगा सर, ठीक है। दूसरा आपको विदिशा। विदिशा का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विदिशा। विदिशा का कल्चरल सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे, विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ विदिशा। एक तो शुंग डायनेस्टी का पावर सेंटर था, इट वाज द शुंग डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग। पुष्यमित्र शुंग यहाँ से आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक हिलियोडोरस करके ग्रीक आया था सर, है ना। हिलियोडोरस करके ग्रीक एम्बेसडर आया था। ये जो ग्रीक एम्बेसडर आया था हिलियोडोरस, उसने यहाँ पे एक पिलर बनाया था जिसका नाम है गरुड़ पिलर, है ना। तो दिस इज नोन एज गरुड़ पिलर। वो विष्णु जी का भक्त बन गया था सर, है ना। तो इसके लिए आपको ये सेंटर का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा। खैर, इसके सिवाय एनसीईआरटी में क्या लिखे गए हैं पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। ब्रिगकच्छ, है ना, ब्रिगकच्छ को याद रखेगा, या ब्रहुकच्छ के रूप में हम लोग याद रखेंगे सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड एज भरुकच्छ या भरुकच्छ, या ब्रिगकच्छ के रूप में भी पहचानते हैं, ब्रिगकच्छ के रूप में भी पहचानते हैं, या इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है बैरी गाजा सर, है ना। बैरी गाजा याद रखेगा कि ये जो सेंटर है ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में पावर के ऊपर आया। और पोस्ट मौर्यन पीरियड के ऊपर हम लोग जब देखते हैं ये सेंटर का डेवलपमेंट, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में आया हुआ है। कहाँ पे आया है, गल्फ ऑफ खंबात के ऊपर सर, है ना। तो गल्फ ऑफ कैम्बे आपने नाम सुना होगा, या गल्फ ऑफ खंबात सर, ठीक है, गुजरात के अंदर। और इसमें फॉरेन ट्रेड के एविडेंसेस मिल गए, वी हैव फाइंड द एविडेंसेस ऑफ फॉरेन ट्रेड सर, ठीक है ना। और तो ये ग्रीक सेलर्स यहाँ पे आया करते थे, बहुत सारे ग्रीक सेलर्स आए थे। और आप एक किताब याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, वो आपको बहुत सारे प्रोमिनेंट ब्रिगकच्छ के बारे में बताती है सर, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्न तरफ से ये इसको कंट्रोल भी करते थे ये टाउन को सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा टाउन रहा है हमारा यहाँ पे, सोपारा सर, ठीक है। सोपारा एक्चुअली सातवाहन डायनेस्टी के समय पे ही और मौर्यस के पीरियड में, दोनों के टाइम पे पोर्ट सिटी हुआ करता था। और इसी को ही नाला सोपारा कहते हैं आज की तारीख में, है ना। वसई, विरार, नाला सोपारा मुंबई के पास आए हुए सब सबको मिल जाएंगे सर, ठीक है। दूसरा पुहार लिखा गया है एनसीईआरटी में, आपके पुहार लिखी गई है ना। पुहार वाज अ पोर्ट टाउन एंड इट वाज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ कावेरी, याद रखेगा, डेल्टा ऑफ कावेरी सर, है ना। कावेरी नदी के डेल्टा के ऊपर है। एंड इट वाज अ पोर्ट टाउन एंड इट वाज आल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम सर, ठीक है। कोडुमल बता दिया। धन्य कथा का मतलब जो तोशाली करके जो जगह है अशोक के समय पे, और ये मौर्यन पीरियड से आपको डेवलप मिलती है सर, ठीक है ना। नहीं, धन्य कटक आपको सातवाहन मिलेगा, सॉरी, अमरावती के समय पे ही सर, ठीक है। शिशुपालगढ़ इज तोशाली सर, है ना, ये तोशाली वाला रीजन है सर, ठीक है।
तो ये सब के सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कौशाम्बी इज नोन फॉर द अशोकास पिलर एंड दिस इज नोन एज द प्रयाग पिलर, है ना, वही प्रयाग है ना, तो यहाँ पे वत्स करके किंगडम हुआ करता था। खैर, तो ये सब के सब आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैपिंग के बेसिस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने ज्यादातर आपको समझा है, और ये सब टाउन्स का अपना खुद का निर्माण है, कोई पहले बना कोई बाद में बना। आपको क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि कौन से टाउन का निर्माण कौन सी डायनेस्टी के समय पे होता है, किसका कंट्रोल कहाँ पे होता है सर, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हो ना तो तोड़ ताड़ के पढ़िए सर, है ना। ये मैप के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वहां से 25-50 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो नॉर्थ टू साउथ पूछेगा, ईस्ट टू वेस्ट पूछ देगा, कौन से टाउन का क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, वो पूछ देगा, कुछ भी निकालेगा सर। देखिए एनसीईआरटी मतलब वैसा नहीं कि आप खाली और खाली उसको गो थ्रू कर दो सर। प्रश्न बनेंगे उसके इतिहास के ऊपर से, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्यों कन्नौज के अंदर कैपिटल शिफ्ट किया गया, कभी बाद में पढ़ाएंगे, मेरे प्लस क्लासेस के ऊपर आइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वाई कन्नौज वाज इंपॉर्टेंट एंड लेटर ऑन दिल्ली के अंदर क्यों कैपिटल शिफ्ट किया गया। आप देखिए इंपीरियल कैपिटल बिकेम दिल्ली, और दिल्ली आज की तारीख में भी कैपिटल के रूप में है। ब्रिटिशर्स ने किया था क्या? ब्रिटिश के पहले दिल्ली कैपिटल नहीं था? आप समझने की कोशिश करिए कि एक सल्तनत आती है समवेयर इन द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 1206 से आप देखोगे तो इवेंचुअली दिल्ली के सुल्तान जो पावर के ऊपर आए, अल्तुतमिश जैसे राजा दिखेंगे आपको जो दिल्ली के अंदर अपनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं सर। क्यों दिल्ली के ऊपर किया? तो उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस देखिए सर, उसकी पॉलिटिकल देखिए, उसके पीछे कुछ इंटेंशन होगा, जियो पॉलिटिकल इंटेंशन। जैसे यहाँ पे पाटलिपुत्रा के अंदर कैपिटल क्यों शिफ्ट किया गया, कुछ तो उसके पीछे के रीजन हुआ करते थे ना। तो ये सब शहरों के बारे में याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर अबाउट द टाउन सर, ठीक है। सो वी सी दैट काफी सारे लोग यहाँ पे दिखेंगे, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस एट मोस्ट ऑफ द साइट्स, पीपल लिव इन द एरियाज इवन टुडे। ये सब शहरों के अंदर अभी भी लोग रह रहे हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम, दिस इंक्लूड पॉटरी बाउल्स and we also find dishes the glossy finish known as the northern black polished ware। अब यह याद रखिएगा सर कि समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मतलब 300 के आसपास का पीरियड है या 200 बीसी के आसपास का पीरियड दिखेगा, उसमें भारत में बहुत सारे आपको ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर की पॉटरी दिखेगी। मल्टीपल पॉटरी आपको दिखती है, NBPW दिखती है सर, ठीक है। जैसे पॉटरी वेदिक एज में आपको मिलती है पेंटेड ग्रेवेयर, अशोका के अंदर अशोक कहाँ, ठीक है ना, हड़प्पन के अंदर आपको मिलेगी रेड एंड ब्लैक वेयर, RBW कहते हैं हम लोग, है ना, पॉटरी के प्रकार है। तो बहुत सारे हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार की वेसल्स मिलते हैं, फिगर्स मिलते हैं, गोल्ड की हमको ज्वेलरी मिलती है। तो वी सी मल्टीपल थिंग्स। इनफैक्ट इसी पीरियड के अंदर हमको वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिले। वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे राजा ने इनफैक्ट क्या काम किया है, किसी को डोनेट किया है, किसी को नहीं किया है, वो भी इसके अंदर से इंक्लूड है। वोटिव इंस्क्रिप्शंस आपको 2-3 जगह के ऊपर से मिलेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि ये शिशुपाल गढ़ से मिल जाता है। शिशुपाल गढ़ से क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे अशोक जो था, अशोक ने वहाँ पे धम्म का प्रचार किया था कि भाई यहाँ गलत हो गया और ये सब हो गया सर, ठीक है। दूसरा आपको ये महास्थान दिखता है। महास्थान मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन था बंगाल के अंदर से, ठीक है, आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश के अंदर चला गया सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड मल्टीपल वोटिव इंस्क्रिप्शंस इन दिस टाइम, जहाँ पे ये शहरों का निर्माण किसने करवाया या उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, वो भी इनके द्वारा हाईलाइट किया गया है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग दिस टाइम गिव अस मल्टीपल नॉलेज। This inscriptions also basically give us understanding about how the people lived in the towns, है ना। तो ये जितने भी टाउन्स थे उसमें क्या लोग कहा करते थे, किस तरह से जीवन चलते थे, उनके जीवन कैसे चलती थी, वो भी लिखी गई है। जैसे ये वॉशिंग कम्युनिटी है, धोबी की कम्युनिटी है, वीवर है, स्क्राइब्स है, लिखने वाले हैं, कारपेंटर्स है, पॉटर्स है, गोल्डस्मिथ सोनी का काम कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार का काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स, religious teachers, merchants and kings, you will find multiple kind of organizations will be evolving। अब सवाल ये था, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सर इतने सारे टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, आप बता रहे हो ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण टाउन्स का निर्माण हुआ। आपने अलग अलग जगह के ऊपर आपने ये बताया भी सही कि टाउन्स का जो फाउंडेशन था वो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर ही था, वो बात बिल्कुल सही है। तो क्या ट्रेड एंड कॉमर्स को चलाने के लिए कोई संस्था थी कि नहीं थी? तो याद रखिएगा कि जब भारत में मौर्यन पीरियड और उसके बाद जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट हुआ, उसमें एक मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे जिसे हम लोग कहेंगे गिल्ड्स और श्रेणी। कल के क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में जितनी भी व्यापारिक संस्था बनी है एंशिएंट इंडिया में सर, ठीक है, जैसे इसके ऊपर RC मजुमदार ने किताब लिखी है कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। मजुमदार साहब वेरी एमिनेंट हिस्टोरियन, जो एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ही मैं कहूँगा फाउंडेशन से इनफैक्ट उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने एक किताब लिखी है कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, और उसके द्वारा उन्होंने बताया है कि भारत के प्राचीन भारत में जितने भी अर्बनाइजेशन बने, जितने भी टाउन्स बने, उसमें व्यापारी और व्यापारी संस्थाओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये जो व्यापारी और व्यापारी संस्था, इसमें श्रेणी करके एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अब ये क्या है सर, ठीक है,
तो जैसे एक पेन उत्पादन करने वाली ग्रुप है, मतलब यहाँ 5-10 खिलाड़ी है जो ये पेन का उत्पादन करते हैं, दे आर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पेन। सो व्हाट दे विल डू, दे विल फॉर्म एन एसोसिएशन, फॉर्मल एसोसिएशन। जैसे आज की तारीख में आपने देखे होंगे ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या CII है, फिक्की है सर, है ना, अलग अलग प्रकार के व्यापारी संस्थान आपको दिख जाएंगे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे दिखेंगे, यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ गिल्ड और श्रेणीज दैट वर बिल्ट। और ये जो गिल्ड और श्रेणी जो है वो इवेंचुअली इनफैक्ट है ना, उस टाइम पे जो व्यापार करने वाले लोग थे, मूर्ति बनाने वाले लोग थे, सिक्के बनाने वाले लोग थे, लुहारी का काम करते थे, सोनी का काम करते थे, सुनार का काम करते थे, उन सब के द्वारा इकोनॉमिक एडवांसमेंट की दर्शाता है सर। ठीक है, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में व्यापार काफी अच्छा हो रहा था, आउटसाइड इंडिया भी व्यापार हो रहा है सर। ठीक है ना। सो ये जो गिल्ड्स थे, ये गिल्ड्स का काम ये था कि ये प्रोडक्शन को करने का काम करते थे, रॉ मटेरियल करने का काम करते थे, मार्केट को इनफैक्ट कंट्रोल करते थे, इंक्लूडिंग प्राइसेस को भी कंट्रोल किया करते थे। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि ये गिल्ड्स का इंपॉर्टेंस दिखेगा, ये गिल्ड्स के द्वारा शहरों के अंदर अर्बनाइजेशन हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स बना और इतने सारे मल्टीपल शहर का निर्माण होगा। ये जब शहर बनेंगे, विदेशी लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे और भारत के इतिहास को आगे चलाते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट बहुत अलग अलग प्रकार के आपके अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। और ये जितने भी शहर मैंने अभी आज के क्लास के अंदर बताए, ये जनरली ऐसे सिटीज़ है जो महाजनपद और मौर्यन पीरियड के बाद के पीरियड में डेवलप हुए हैं सर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस टाउन्स एंड द कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेसेस। कल हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड या एंशिएंट इंडिया के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है बेसिकली कि व्यापार कैसे होता था, हाउ द ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट इन इंडिया टुक प्लेस, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबब्ली परसों के क्लास के अंदर ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे सर, है ना। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आई एम कंक्लूडिंग द क्लास टुडे। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे क्लासेस के अंदर जुड़िए, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी की जो जर्नी है, इट्स वेरी टफ टू आई वुड से कंप्लीट द सिलेबस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे एंड दैट टू इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सर। ठीक है, देखो जीवन में एक गुरु को चुन लीजिए सर। हमारे लिए हमारे गुरु आप हो सर। ठीक है, एज अ टीचर वी लर्न मैक्सिमम थिंग्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। हमारे विद्यार्थी हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, पर एक जीवन में दुविधा होती है। वो दुविधा ये है कि सर जो तैयारी करे उसके लिए कैसे तैयारी करे सर। ठीक है, तो एक सवाल आता है तैयारी की तैयारी, यूपीएससी करना है उसकी तैयारी के लिए लोग तैयारी करते हैं, 2-3 साल तो यहाँ पे निपटा देते हैं ना, वो बुक देखेंगे, एक रेफरेंस बुक देखेंगे, फिर सो जाएंगे। वैसा नहीं, यू नीड टू हैव डेडिकेटेड, आई वुड से यू नीड टू गिव अ डेडिकेटेड टाइम एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ये जो फोकस का एस्पेक्ट है, शॉर्ट टाइम में कितना इजी वे के अंदर चीज़ों को समझना है, वो सब चीज़ें एक टीचर के रूप में मैं आपको हेल्प करूंगा सर। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको फिर से आप इंसिस्ट करता हूं, आई एम एक्चुअली इंसिस्टिंग यू कि यू जॉइन अस ऑन द प्लेटफॉर्म। विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन, इनफैक्ट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इनमें से आपने जो भी प्लान बना उसके तहत मैं करवा के दूंगा सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको मिलेगा ही सक्सेस। प्रॉब्लम यह है कि आप डाइवर्ट हो जाते हो। आप जब यूपीएससी की एग्जाम देनी है तो उसकी जगह कुछ और में चले गए हो, कुछ ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो। नहीं, वो नहीं करना है, आपको फोकस करना है और आपको 1-1.5 साल पूरा टाइम देना पड़ेगा। अभी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको इनफैक्ट है ना, करीबन बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। 45% डिस्काउंट अवेलेबल है। उसमें भी आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कवर करवा रहे हैं हम लोग। एंड करीबन आज की तारीख में 49,680 के अंदर आपकी पूरी कवरेज मिल रही है सर, है ना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट है, ग्रैब द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। 1 अगस्त से फीस बढ़ेगी। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी द फीस माइट बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस एज वेल, खैर, है ना। तो बहुत सारे पीछे खर्चे भी होते हैं, सर्वर कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कि आप हमारे साथ जुड़िए, और आज जुड़ोगे, कल जुड़ोगे, मैं कहूंगा कि नेक काम में देरी क्यों कर रहे हो सर। ठीक है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे बेनिफिट लीजिए। ज्वाइन करना है प्लेटफॉर्म, आ जाइए। PN Live इज द एंट्री गेट फॉर यू। ये आपके लिए चाबी है आपके तकदीर की सर। ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, जो भी कहूँगा वो तथ्य के साथ कहूँगा और आपको 100% वो सेटिस्फैक्शन दिलवा के जाऊँगा सर। ठीक है, माई मोटो इज टू गिव यू 100% सेटिस्फैक्शन कि आप जुड़ोगे हमारे साथ तो यू विल एंजॉय द प्रिपरेशन, यू विल एंजॉय योर लर्निंग फेस एंड शॉर्ट टाइम में आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर कैसे किया जाए, ऑप्शनल तक का सर। 3.5-4 साल का ऑप्शनल का सिलेबस हम 6 महीने के अंदर कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन हाउ मैग्नेनिमस द ऑप्शनल सिलेबस इज, और उसको कट शॉर्ट करके हमको कैसे करना है, डेडिकेटेड वे के अंदर करना है सर। ऑप्शनल कराऊंगा, GS कराऊंगा, मेरे साथ और भी एजुकेटर्स की टीम है जो अनअकैडमी के ऊपर आपको पढ़ाते हैं। मोस्ट वेलकम है। आज यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।